डॉक्टर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से बोन बनते हैं और बोन बनते कभी है बॉडी में? पैरों के बोन्स जो होते हैं वो डिफरेंट शेप में होते हैं, राइट? आई विल गिव यू वन गुड न्यूज, इट इज कम्प्लीटली डोंट मिस योर सोनोग्राफीज। यस, पहले जब फर्स्ट स्कैन जो होता है आपका, जहाँ पे सिंड्रोम सच एज डाउन सिंड्रोम, ऐसे बहुत सारे सिंड्रोम्स होते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है, फाइनल ट्राइमेस्टर, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बोन हेल्थ। ये हड्डियों क्यों प्रोटेक्ट कौन करता है अपनी बॉडी में? फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। आज हम लोग बात करेंगे मेरे बच्चे के लेग्स बो शेप में क्यों है, मेरा बच्चा यू या डब्ल्यू शेप में क्यों बैठता है, मेरा बच्चा झुकता क्यों है, स्पाइन कंट्रोल क्यों नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बच्चों के हड्डियों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, इसलिए हमारे साथ है बच्चों के हड्डियों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर चैताली गुंडवार। ये भारतीय विद्यापीठ हॉस्पिटल में एज अ पीडीओ ऑर्थो सर्जन के तौर पे काम करते हैं। इनका एक्सपर्टाइज और इनका स्पेशलिटी ये है कि बच्चों के रिलेटेड बहुत सारे इशू अगर जल्दी राइट डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो वो बहुत हद तक 100% क्योर हो सकता है। आप जितना लेट करोगे उतना उस चीज़ को तकलीफ हो सकता है। सो ये पर्टिकुलर वीडियो ने मुझे बहुत सारी क्लैरिटी दी है बच्चों के वॉकिंग, सिटिंग, पोस्चर और बोन रिलेटेड कंसर्न्स को लेके। तो मुझे ये वीडियो सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा है। अगर आपका बच्चा छोटा है तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए। चलिए बात करते हैं डॉक्टर चैताली के साथ और जानते हैं हमारे बच्चों की हड्डियों से रिलेटेड कौन सी चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए। लेट्स गेट स्टार्ट। सो डॉक्टर चैताली के बारे में आपने मेरे मुंह से सुना कि हड्डियां, चलना, उठना, बैठना, बच्चे को लेके बहुत सारे कंसर्न्स हमारे दिल में आते हैं और ये सभी सवालों के जवाब हम लोग आज डॉक्टर चैताली से जानेंगे। सो हाय डॉक्टर चैताली। हाय श्रेया, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। तो चलिए आपके दिल के जो भी सवाल है हम लोग फटाफट से पूछ लेते हैं। हर डॉक्टर का अपना एक नाम होता है ना। मैं छोटे बच्चों की डॉक्टर हूँ, मैं बड़े बच्चों की डॉक्टर हूँ, मैं बड़ों की डॉक्टर हूँ, मैं हार्ट की डॉक्टर हूँ, तो ये हड्डियों की डॉक्टर है। सो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते आपकी डिग्रियों को। सो आप हड्डियों के डॉक्टर हो बट बच्चों की हड्डियों की डॉक्टर। बच्चों की हड्डियों की डॉक्टर। वेरी गुड। ये हड्डी होता क्या है? हड्डी इज अ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बोन बॉडी। ओके। तो बॉडी में अराउंड 206 बोन्स होते हैं इन अडल्ट लाइफ, बट बच्चों में बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका रीज़न ये है कि बच्चों की हड्डियाँ ग्रो होती रहती है, राइट? बट हड्डी कम ज़्यादा कैसे होगी? कम ज़्यादा नहीं होती। हमारे बोन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि एंड और स्टार्टिंग में देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रोथ प्लेट। तो जो ग्रोथ प्लेट होती है वहाँ से बोन का ग्रोथ बढ़ता है। बराबर है, राइट? एंड जैसे जैसे बोन ग्रो होता है एट प्यूबर्टी और एट मैच्योरेशन वो बोन फ्यूज होता है एंड सम बोन्स इन द बॉडी फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द लॉन्गर बोन, राइट? एंड वैसे ही एंड में अराउंड 206 बोन्स होते हैं अडल्ट में। फाइनली बचे हुए बोन जो अपने हैं। वंडरफुल। ओके डॉक्टर, ये एक्साइटिंग था कि बच्चे ज़्यादा बोन के साथ पैदा होते हैं बिकॉज उनके बोन्स बाद में फ्यूज होके अपने बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग बोन बनने वाले हैं। बट ये कौन से जगह पे हो रहा है? ब्रेन में मतलब स्काल्प में होता है? नहीं। सो दीज आर ऑल द लॉन्ग बोन्स ऑफ द बॉडी। अपर लिम्स, लोअर लिम्स, दे आर द लॉन्गर बोन्स। रीढ़ की हड्डियाँ होती है, राइट? देन यू हैव द हिप बोन्स, they are also growing, they also have something called growth plate, what I told you. वाओ। ये सब लोग एक बहुत कॉमन चीज़ मुझे पता है, लंबी हड्डियाँ मतलब जो लंबी लंबी दिखती है, स्ट्रॉन्ग वाली हड्डियाँ मतलब जो एक्चुअली हमको वेट बेयरिंग, पोजीशन, पोस्चर में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो मेरी हिप की हड्डी डिसाइड करेगी मैं बैठती कैसे हूँ, मेरी रीढ़ की हड्डी डिसाइड करेगी मेरा स्पाइन का कंट्रोल कितना अच्छा है। सो इट्स एग्जैक्टली दैट्स हाउ इट विल वेरी, राइट? ओके, इसी लाइन पे और एक सवाल पूछो। ये हड्डियों क्यों प्रोटेक्ट कौन करता है अपनी बॉडी में? हड्डी के ऊपर एक थिन लेयर होता है जिसको हम पेरिओस्टियम बोलते हैं। ओके। सो दैट कवर्स द बोन। ओके। उसके ऊपर सारे मसल्स, लिगामेंट्स होते हैं। सो द बोन का स्ट्रक्चर जो होता है उसके अराउंड मसल्स होते हैं। मसल्स के एंड में देयर इज समथिंग कॉल्ड अ टेंडन और लिगामेंट, राइट? सो मसल आप
कोई भी फोटो देखिए तो इट इज वाइडर इन द मिडिल, हाँ, फिर वो छोटा-छोटा होते जाता है एंड वो लास्ट में से व्हाइट कलर का आपको कहीं Right. भी पिक्चर में दिखेगा, Right. दैट इज द लिगामेंट. सो लिगामेंट और टेंडन, सो दैट जॉइंस other either that part of the ligament joins the bone or it joins another muscle. फेयर इनफ. मसल को ज्वाइन होगा या मसल बोन को ज्वाइन होगा? Right, usually bone को join होता है. एकदम छोटे सवाल है ना, बट डॉक्टर ये मसल्स बच्चों में भी है? Yes, हमारे पूरे शरीर में मसल्स है. ये जो सॉफ्ट हमें फील होता है हाँ. हाथ पे, those are all muscles. सो जो बच्चे थोड़े पतले पैदा होते हैं उनमें भी मसल्स है, और जो थोड़े गप्पू पैदा होते हैं उनमें भी मसल्स. Of course, the difference is fat. तो इसका मतलब क्या है? जिनके बच्चे पतला पैदा होता है ऐसा मत सोचना बोन में कुछ इशू. वो बोन उधर ही है जिधर है, वो ऊपर के मसल के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है. डॉक्टर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से बोन बनते हैं, और बोन बनते कभी है बॉडी में? जब बच्चा मॉम के पेट में होता है अराउंड सेकेंड ट्राइमेस्टर से वो बोन्स बनना शुरू होते हैं. 3rd month एंड? यस, राइट. ओके. फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एनॉमली स्कैन. जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओगे आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक एनॉमली स्कैन बताया गया है. यूजुअली 5th month में कहीं ना कहीं राइट. तो व्हाट वी सी इन दैट स्कैन इज द ग्रोथ ऑफ द बोन. If all the bones are present, so orthopedics में there is something where कुछ bones missing भी होते हैं body में. So those are called congenital deformities. Missing होते हैं, छोटे होते हैं या ज़्यादा भी होते हैं. Right, so वो true. सब हमें एक मोटा दिखता है in the second trimester. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल ऑफ यू हमारे साथ एक एक्सपर्ट है जो बच्चों की हड्डियों की एक्सपर्ट है, और आपके वो सारे डाउट, इनफैक्ट अभी इन्होंने कुछ मोटे वर्ड यूज़ किए, कंजेनाइटल, और अगर आपको डाउट भी है तो वो दिल में रखना. ये इंटरव्यू आपके लिए है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हड्डियाँ मतलब सिर्फ मेरा चलना उठना बैठना ही करेगा. नहीं, हड्डी आपके स्पाइन को प्रोटेक्ट करता है, हड्डियाँ ही है जो आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, हड्डियाँ ही है जो सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है. इसलिए हड्डियाँ अच्छी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो हड्डियों का कॉम्पोजिशन क्या होता है? Can I just complete? प्लीज. Yeah, so third trimester जो होता है, final trimester, that is the most important for bone health. वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रोथ स्टार्ट होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, बट थर्ड ट्राइमेस्टर में बोन्स जो है वो कंप्लीटली फॉर्म होते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड तभी सप्लीमेंटेशन जो आपका रोल प्ले करता है. सम पीपल हैव इन देयर डाउट कि बोन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरी है. Yes. तो उसके लिए थर्ड ट्राइमेस्टर में इफ़ यू गिव द राइट न्यूट्रिशन, राइट सप्लीमेंटेशन, इट हेल्प्स द मोस्ट. वाओ, ओके. मतलब 3rd ट्राइमेस्टर में जो लोग बोलते हैं कि बच्चा तो ऑलरेडी भी बड़ा हो चुका है, बट एक्चुअली हड्डियों के लिए तभी का न्यूट्रिशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. तभी सबसे ज़्यादा बोन का ग्रोथ रहता है, बिकॉज Very पहले हार्ट आता है, लंग आता है. सो जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं वो पहले डेवलप होते हैं. द ब्रेन वो स्टार्टिंग में डेवलप होते हैं. एंड में जो स्ट्रॉन्ग बाहर का शील्ड जैसे आपने उसके बाद दैट इज बने. बोन्स. वाओ, दैट्स इम्पोर्टेंट. ओके, बोन कौन सी चीज़ों से बनता है डॉक्टर? कैल्शियम एक चीज़ है जो हम लोग बहुत कॉमनली सुनते हैं. Yes. और अब इनफैक्ट एडवर्टाइजमेंट में वगैरह भी हम लोग दूध, कैल्शियम ऐसा कनेक्शन सुनते हैं, बट सिर्फ कैल्शियम से बन जाती है हड्डियाँ? नहीं. सो हाउ वी हैव ब्रिक्स के बीच में हम सीमेंट भरते हैं, Right. राइट. सो कैल्शियम इज द मेन ब्रिक ऑफ द बोन, बट उसमें बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं. मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, विटामिन डी and vitamin C, like you rightly pointed. So these are very small quantity में रहते हैं, but they are important. Of course there are other minerals as well. I've just named a few, but this forms the structure of the bone. ओह, सी इम्पॉर्टेंट है ऑल ऑफ यू. स्ट्रक्चर ऑफ द बोन मतलब उनका कहना है, और प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ द बोन. बोन प्रॉपरली भी बनना चाहिए और स्ट्रॉन्ग भी बनना चाहिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डॉक्टर, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ टच की है अबाउट सप्लीमेंटेशन इन प्रेगनेंसी. तो यूजुअली प्रेगनेंसी में कैल्शियम, आयरन, मल्टीविटामिन ये चीज़ें दी ही जाती है, बट कई बार प्रेग्नेंट लेडी निगलेक्ट कर देती है. मतलब नौशिया हो रहा है, छोड़ देना, अभी ऑलरेडी 4 महीने ले लिया ना, अभी 1 महीना नहीं लूँ तो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? सो आपकी बातों से मुझे एक बात पता चला कि पूरे 9 महीने का उनका न्यूट्रिशन, उनका सप्लीमेंटेशन और उसको लेते रहना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट.
ओके सो डॉक्टर, मेरा सोनोग्राफी बता रहा है कि मेरा बच्चा हेल्दी है, फिट है, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है, तो ऐसी कोई इशू है बोन रिलेटेड जो पेट के अंदर ही बन जाता है? Yes, so anomaly scan. This is where you get to know the bone deformities. ओके But उसके पहले जब फर्स्ट स्कैन जो होता है आपका, जहाँ पे सिंड्रोम सच एज डाउन सिंड्रोम, ऐसे बहुत सारे सिंड्रोम्स होते हैं जो हमारे न्यूरल ट्यूब बोलते हैं, बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड एक हड्डी से बना होता है, बहुत सारी हड्डियों से, उसके थ्रू एक कॉर्ड जाता है विच कनेक्ट्स द ब्रेन, परफेक्ट। राइट। सो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें डिटेक्ट हुआ या कि इस चीज़ में या इस पार्ट ऑफ द बॉडी में कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, विच कैन फर्दर कॉज सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर, जैसे मैंने बोला डाउन सिंड्रोम, इट इज़ जस्ट वन ऑफ दैट। तो इसके लिए अगेन सप्लीमेंटेशन ऑफ फॉलिक एसिड, आपने सुना होगा 100%। प्रेगनेंसी के इवन बिफोर कंसीविंग गायनेकोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करते हैं कि फॉलिक एसिड इज सो इम्पॉर्टेंट, सो दैट इज़ वन ऑफ द reasons why folic acid is important. This is neurological side, right? So anomaly scan. तो anomaly scan में if I just tell you in short, congenital disorders जैसे हमने बात किया, okay? So there are two. There is something called genetic disorders, congenital disorders. Genetic disorders congenital ही होते हैं. Congenital का meaning होता है by birth. By the way, all of it, this was my next question. Okay, congenital क्या होता है? Sorry. बच्चा किसी चीज के साथ जब भी पैदा होता है, it's told to be in a medical language, congenital. राइट। और अगर ये डिसऑर्डर्स फैमिलियल हो या पहले से आपकी फैमिली में रन हो, उनको जेनेटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। सो देयर आर जेनेटिक बोन डिसऑर्डर्स एंड देयर आर कंजेनाइटल बोन डिसऑर्डर्स। वाओ, हम दोनों के बारे में बात कर सकते हैं डॉक्टर? yes. ओके, जेनेटिक बोन डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं? सो जेनेटिक बोन डिसऑर्डर्स मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ। There is something called osteogenetic imperfecta. This is the most commonly seen genetic bone disorders. इसको brittle bone disease भी बोलते हैं। Brittle bone समझते हो आप? Easily टूट जाना, brittle मतलब? Okay. But it's not as simple as, you know, ये है इस बच्चे को, उसमें 18 डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिसमें कुछ कुछ बच्चों को दूसरी दिक्कतें भी आ सकती है, राइट? कुछ टाइप्स बहुत लेस सिवियर होते हैं, कुछ टाइप्स इतने सिवियर होते हैं कि जो बच्चे ऐसे पैदा होते हैं प्रोबेबली दे वॉन्ट इवन लिव फॉर फ्यू मंथ्स, या कुछ कुछ बच्चों की डेथ इवन यूट्रस के अंदर ही हो जाती है। सो दे आर डिफरेंट types of osteogenesis. This is just one example of genetic disorder. But congenital disorder, coming to my next. डॉक्टर, okay. आपका इस क्वेश्चन पे मेरा बच्चा पैदा हो गया, उसको वो इशू है, yes. तो वो मुझे डॉक्टर बताएंगे कि एज अ पेरेंट मैं कुछ चीज़ें देख सकती हूँ कि ये है, मतलब शायद मेरे बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है? ओके, सो यूजुअली जेनेटिक डिसऑर्डर में अदर सिस्टम्स भी इन्वॉल्व होते हैं। कभी कभी कार्डियक इश्यूज हो सकते हैं, हियरिंग, विजन, ऐसे मल्टी ऑर्गन यूजुअली होता है। मतलब बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं दिखना या नहीं रिस्पॉन्ड करना, इट इटसेल्फ कैन बी अलार्मिंग। यस, yes, and in fact these are such disorders कि आपकी गायनेकोलॉजिस्ट या नियोनेटोलॉजिस्ट जो आपको exactly like just the next day of birth उनको देख के एग्जामिन करके पता चल जाता है, तो they are the ones who inform us कि डॉक्टर ऐसे ऐसे हमें लग रहा है, आपका ओपिनियन क्या है। So this is where the pediatric ortho comes. Once the baby is born, तब हमें नियोनेटोलॉजिस्ट बताते हैं कि डॉक्टर हमें कुछ गलत है, कुछ अलग लग रहा है, which is probably beyond their capacity because they have been taught only about that. अभी इन्होंने बोला उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रादर डोंट मिस योर सोनोग्राफीज। यस, जो फिक्स वाली है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी हर महीना जाके चेकअप करवा के लाओ। आई एम टेलिंग एनामोली है, हार्ट बीट वाला है, जो थर्ड ट्राइमेस्टर वाला है, वो इम्पॉर्टेंट है, वो करनी चाहिए। और दूसरा चीज़ डॉक्टर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि वो जो चेक है डॉक्टर के पास बच्चा पैदा होने के बाद, बाय द वे ऑल ऑफ यू डिफरेंट हो सकता है।
मेरा बच्चा जिस हॉस्पिटल में पैदा हुआ वहाँ पे पीडियाट्रिशियन ने तीसरे दिन बच्चे को देखा। उसके पहले सिर्फ गायनेक ने बेसिक देख लिया था एंड ब्रेस्ट फीडिंग एंड ऑल वाज सेट एंड एवरीथिंग वाज। कई हॉस्पिटल में इन हाउस पीडियाट्रिशियंस होता है तो उसी दिन या दूसरे दिन सुबह देख लेंगे, Right. बट दैट्स ओके, दैट शुड नॉट बी एन इशू। Even they are basically trained to get to know what is there. हाँ यार, गायनेक they are not specializing in it, पर उनको पता होता है कि ये हो सकता है। इनफैक्ट आपने बोला वो भी कॉमन है कि कई बार गायनेक आल्सो माइट से कि आई थिंक आप जल्दी आके देख के जाओ, I'll give you an मुझे कुछ example अलग। of यस that. प्लीज। तो गायनेकोलॉजिस्ट हमें यूजुअली जब एनोमली स्कैन होता है, हाँ. अगर रेडियोलॉजिस्ट उसमें डॉक्यूमेंट करते हैं कि द बेबी हैज क्लब फुट। What is club foot? It is one of the congenital disorders. ओके, पार्ट 2 जो हम लोग डिस्कस Yes. करने वाले, बट यस इंपॉर्टेंट So एग्जांपल। this is a bony congenital disorder. Okay. इसमें बेसिकली बोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है पैर का। ओके ओके जिसमें पैर हमारा पैर ऐसा होता है बट ये पैर पूरा अंदर की तरफ मुड़ा होता है। ए आई हैव सीन किड्स लाइक Yeah. दिस। Yes. मतलब बच्चा पैदा होता है तभी पाँव ऐसा नहीं है, ऐसा अंदर की तरफ। आई हैव सीन यस उसको CTEV बोलते हैं, congenital talippo equino varus. ओह You can call it club foot. ओके Okay, so this is the most common congenital disorder. I think you are going to ask me. आई विल बी This is the most commonly asked question to me. What is the most common congenital? Congenital. One of the most common congenital is club foot. बट मुझे क्वेश्चन है डॉक्टर, आपने बोला कंजेनाइटल डिसऑर्डर मतलब जिसके साथ बच्चा पैदा हुआ, Yes. तो इसका मतलब ये नहीं कि बर्थ प्रोसेस में वो इशू हुआ है। No, that is another issue. I'll tell you that also later. ओके सो पहले कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं। एक क्लब फुट अभी आपने बोला, ये मैंने खुद ने भी देखा हुआ है। Yes. तो आप मुझे बताइए कि और ऐसे क्या क्या कंसर्न्स हो सकते हैं। और तो ये मेरा जो I'm sorry. नहीं इट्स ओके, इसी को कनेक्टेड दूसरा क्वेश्चन था ना, डर जाते हैं लोग। Yes. पेट के अंदर मतलब लोग बताते हैं कि पाँव टेढ़ा मेढ़ा है तो अभी पता नहीं मेरा बच्चा लाइफ में चल पाएगा नहीं चल पाएगा। Right. सो ये प्लीज एग्जैक्टली क्या क्या ऐसे चीजें हो सकती है और किन किन चीजों को पेरेंट्स को नहीं डरना चाहिए। Right. यस प्लीज। सो जब एनोमली स्कैन में डिटेक्ट होता है हाँ. कि बच्चे को क्लब फुट है, इफ आप पेरेंट हो, आप मेरे पास आ रहे हो, श्रेया व्हाट आर योर डाउट्स, कैन यू टेल मी क्या क्या आपको चिंता क्या है? एनोमली स्कैन में कुछ गड़बड़ दिखा है। उन्होंने बोला है कि क्लब फुट है। डॉक्टर क्लब फुट क्या है? ओके मैं आपको वो सवाल पूछती हूँ। सो मैं वो मम्मा हूँ, ओके लेट्स चेंज द रोल। Yes. ओपीडी विजिट। डॉक्टर ये मेरे डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया है Right. और उसमें कुछ क्लब फुट लिखा हुआ है, प्लीज एक्सप्लेन करोगे? ओके सो जैसे मैंने बोला आपको फुट की डिफॉर्मिटी है। फुट के Okay. जो बोन्स होते हैं, पैरों के बोन्स जो होते हैं वो डिफरेंट शेप में होते हैं। राइट आई विल गिव यू वन गुड न्यूज, इट इज कम्प्लीटली क्यूरेबल। पता चल Okay. गया, थैंक यू So there is nothing to worry about, mom. Your bacha will walk extremely normal. They will walk like us. और स्पोर्ट्स भागना वागना Yes, सब they मेरा can do बच्चा करेगा। everything. ओके बट डॉक्टर But हाँ there is a but. बट Only if you take the treatment in a right way. तो बेसिकली इसका ट्रीटमेंट मैं एकदम छोटे शब्दों में बता देती हूँ। जब बच्चे का जन्म होता है हमको एग्जैक्टली पता चलेगा उसकी सीवियरिटी कैसे है। कुछ भी Right. डिजीज या कुछ भी डिसऑर्डर का सीवियरिटी होता है। पेट के अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं करोगे आप? पेट के अंदर कुछ ट्रीटमेंट नहीं होती इसकी। Very ओनली important. हैपन ओनली व्हेन द बच्चा कम्स आउट। ओके तो कभी कभी पोजिशनल भी होता है। तो पोजिशनल क्लब फुट जो होता है उसके लिए ट्रीटमेंट इज यूजुअली एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी काइंड ऑफ। फिजियोथेरेपी। वो हमें ये सब हमें जन्म होने के बाद ही पता चलेगा। Very जो एक्चुअल क्लब फुट होता है जो मोस्टली रेडियोलॉजिस्ट डॉक्यूमेंट करते हैं उसको हम प्लास्टर्स में ट्रीट करते हैं। सो यूजुअली 4 to 5 प्लास्टर्स होते हैं उसमें, Yes. विच वी स्टार्ट अराउंड 5 weeks, 4 to 5 weeks के बाद वी कैन बहुत स्टार्ट। छोटे बच्चे, बट बच्चे को कितना अनईजी रहेगा ना। क्या मैंने कोई गलती की है एज अ मदर कि मेरे बच्चे को क्लब फुट हुआ? मतलब मैंने खुद का ध्यान नहीं रखा, मैंने ही कुछ गड़बड़ कर दी, मेरी फैमिली बोलती है कि तूने प्रेगनेंसी में ख्याल नहीं रखा इसीलिए क्लब फुट हुआ है बच्चे? नहीं। मैंने कुछ गलत खाया उसके लिए हुआ? नहीं मॉम, यू आर डूइंग ऑल राइट। आप सब सही कर रहे हो, आपकी कोई गलती नहीं है। ये भगवान ने बस वैसा है। वैसा है तो है, एक्सेप्ट कर लीजिए, हम हैं ट्रीट करने के लिए। ओके that was nice OPD talk. So इसका मतलब क्या है? अगर ऐसा कुछ दिखाई देता है तो इट्स ट्रीटेबल।
एनीथिंग एल्स डॉक्टर? या सो आफ्टर दिस ट्रीटमेंट ऑफ प्लास्टर्स, ये 4 हफ्तों के लिए, 4 से 5 हफ्तों के लिए प्लास्टर का ट्रीटमेंट रहता है। उसके बाद जो टाइट एक लिगामेंट होता है, मैंने लिगामेंट को पहले बोला था, right. उस लिगामेंट को हम रिलीज करते हैं, उससे जो डिफॉर्मिटी होती है वो करेक्ट हो जाती है। ओके फिर उसका मेंटेनेंस फेज रहता है। दिस इज द ट्रीटमेंट फेज। मेंटेनेंस फेज इज शूज, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पेशल शूज होते हैं। प्रॉपर थोड़े से बड़े शूज होते हैं जो सपोर्ट करते हैं उस एरिया को प्रॉपर्ली? नहीं। Okay. 2 shoes are there, one for the, even if you have one sided, the shoes have to be worn 2 sided. Okay. And बीच में एक रॉड होती है Okay. जो 2 पैरों को कनेक्ट करती है, द रॉड। अच्छा, मतलब पाँव ऐसे ही रहने के लिए? यस, जो पोजीशन हमने उसको बनाया है या उसको मेंटेन करने के लिए वो शूज दिए जाते हैं। वो शूज का ड्यूरेशन यूजुअली स्टार्ट होता है 23 आवर्स अ डे फॉर अ फ्यू मंथ्स। फिर हम उसको धीरे 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 कम करते हैं। वाह। ओके, एंड देन वी विल कीप आस्किंग यू कि आप बच्चा लाओ, 3 मंथ्स पे चेक करते हैं, फिर 6 मंथ्स पे चेक करते हैं। दिस चेकअप विथ मी, सो यू आर गोइंग टू बी माई फ्रेंड आफ्टर दिस। राइट। इट इज गोइंग टू बी टिल 4 years. सो इसका चांस होता है कि ये वापस हो जाए, बट इफ यू डू द थेरेपी राइट, इफ यू यूज द शूज राइट, देन you have no problem. नहीं, बट डॉक्टर प्रॉब्लम है। आप बोल रहे हो कि मेरे बच्चे के शूज इंटरकनेक्टेड है, तो मेरा बच्चा 4 साल तक बोल रहे हो आप तो? हाँ, तो मेरा बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह चलना, पाव मारना, खेलना, क्रॉलिंग करना। लाइक आई टोल्ड यू, द शूज का ड्यूरेशन कम होता है। सो एट 1 year सिर्फ नाइट टाइम या नैप टाइम में हम शूज देते हैं। बच गए। वही क्वेश्चन ना मुझे। और बाकी बच्चा नॉर्मली बढ़ रहा है, माइलस्टोन्स, ग्रोथ, सब कुछ? यस। वाओ, ओके, दैट्स इम्पोर्टेंट। डॉक्टर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके ही रिलेटेड है, कोई और कंजेनाइटल डिसऑर्डर है जो आपने बहुत कॉमनली देखा हुआ ये छोड़ के? जब अगर बच्चे को क्लब फुट होता है, उसके साथ अलग अलग डिफॉर्मिटीज भी होती है। कभी कभी देयर इज अ कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी कॉल्ड टॉर्टिकोलिस। टॉर्टिकोलिस में बच्चे का नेक टेढ़ा रहता है। अच्छा। ऐसा यू विल सी कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन द नेक, थोड़ा सा अलग अलाइंड है। जब मम्मी उसको इधर बोलती है तो वो ऐसे पूरा मुड़ता है, पर जब मॉम उसको ऐसे करती है तब वो पूरा ऐसे ऐसे करके मुड़ेगा, या फिर मम्मी को लगेगा इधर बहुत टाइट लग रहा है नेक। वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें बेसिक पैथोलॉजी होती है कि जो मसल होता है, जो हमारा प्रोमिनेंट क्लैविकल बोन पे मसल होता है, वो शॉर्ट रहता है बचपन से। तो उसकी ट्रीटमेंट आगे जाके सर्जरी होती है। उसको फिजियोथेरेपी से ज़्यादा यूज़ नहीं होता। कुछ लोग ट्राई करते हैं, लाइक आई सेड, सिवियरिटी कम हो तो ठीक हो जाता है, नहीं होगा तो यू हैव टू डू सर्जरीज। बट डॉक्टर, सर्जरी से मेरा बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह? यस, इफ यू गेट देम एट द राइट टाइम, देन। राइट टाइम इज 1 to 2 years के बीच में हम उसको डायग्नोज, मतलब अगर मॉम ने लेके आए, यूजुअली ना मॉम मिस कर देते हैं ये। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बट चीज है। अगर मिस हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। या ये कैसे पता चल जाएगा? जस्ट ऑब्जर्वेशन। मॉम बोलेगी कैसे तो मुझे अलग लग रहा है कुछ। सी, whenever you have a doubt, please visit a doctor. They are your best. First is pediatrician. First is your pediatrician. वो आपको फिर गाइड करेंगे कि will tell you where to go. किसके पास जाना। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल ऑफ यू, ये खुद एक सर्जन है, तो प्रॉब्ली इनको भी पता है कि एक बच्चे के ऊपर जब भी सर्जरी करता है तभी माँ बाप के ऊपर क्या बीतते। देयर इज अ लॉट ऑफ काउंसलिंग जो इन्वॉल्व है। प्रॉब्ली हम दोनों ने भी ओपीडी में जो किया, वो मुझे काउंसिल ही कर रहे थे। ये बता रहे थे कि ये नॉर्मल है, कैसे ट्रीटमेंट होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे। सो ये नहीं है कि सही डॉक्टर चुनना, ये एक पार्ट है, सही टाइम पे डॉक्टर के पास जाना, ये दूसरा पार्ट है, और तीसरा चीज ट्रीटमेंट एंड तक लेके जाना। ये तीनों चीजें आई गेस बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, you have covered it right. Alright. Okay. Dr. Chitrali, I have next question for you. Bone health और milestones. या तो मुझे पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बोन हेल्थ एग्जैक्टली कौन से एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट में कवर होता है? Can you repeat your question? I didn't understand. बच्चों में बहुत सारे डेवलपमेंटल होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल, इमोशनल। Yes. तो बोन हेल्थ कौन से डेवलपमेंट में मेजरली कंसीडर होता है? Majorly motor milestones. Motor of course, milestones. not completely motor milestones. It is a part of motor milestones. मोटर माइलस्टोन नहीं समझ रहा है। मोटर माइलस्टोन मतलब बच्चे ने कब गर्दन पकड़ी,
बच्चा कब बैठने लगा या रोल होने लगा, दीज आर ऑल मोटर माइलस्टोन। अच्छा, क्रॉल कभी करेगा, वॉकिंग कभी करेगा, खड़ा कभी रह जाएगा। ओके, जो हम लोग फिजिकल माइलस्टोन या चेंजेस बोलते हैं। यस, फेयर इनफ। डॉक्टर, अगर बोन में कोई इशू है, मतलब बोन में कैल्शियम की कमी है या बोन स्ट्रांग नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कंजेनाइटल डिफेक्ट है, ना ही कुछ है, बट फिर भी मुझे माइलस्टोन में कोई दिक्कत हो सकती है? यस, माइलस्टोन्स में नहीं ज़्यादा, बट यू कैन सी डिफॉर्मिटीज, सो दे आर नॉट कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज, दे आर द डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटीज बोल सकते हैं उसको। ओके, जैसे बोन में द लास्ट थिंग आई टोल्ड यू वाज विटामिन डी, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट? तो सबसे कॉमन चीज़ बच्चों में देखी जाती है विटामिन डी डेफिशिएंसी। उसका रीज़न क्या होता है कि अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क के कंटेंट्स पता होंगे तो आपको पता होगा कि विटामिन डी बहुत कम मात्रा में रहता है फॉर द फर्स्ट 6 months। सो द पीडियाट्रिशियंस यूजुअली विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन 1 year तक करते हैं, राइट? बट कभी कभी नहीं दिया जाता या फिर पीडियाट्रिशियन ने शायद नहीं दिया, मम्मा ने रीजन यस, मम्मा ने नहीं दिया। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड बो लेग्स, आपने सुना होगा? यस, ऐसे टक टक ऐसे बो शेप में लेग्स होते हैं। सो दैट इज ड्यू टू योर विटामिन डी डेफिशिएंसी। अगेन करेक्ट हो सकता है? यस, कंप्लीटली क्यूरेबल, बट ओनली बो लेग्स नहीं होते, उसमें बहुत सारे, अगर आपने उसको डेफिशिएंसी तक लेके गए या सिवियर डेफिशिएंसी हुआ तो उसके रिस्ट भी वाइडन हो सकते हैं, उसका जो आपको फॉन्टेनल पता है, एंटीरियर फॉन्टेनल, वो कभी कभी ओपन रह सकता है। तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स व्हिच कैन हैपन विथ रिगार्ड टू विटामिन डी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। यस, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बाय द वे मैं इसको थोड़ा सा डीप में लेके जाऊंगी टुवर्ड्स माय डोमेन। प्रेगनेंसी में धूप खाना और विटामिन डी लेना इज इम्पॉर्टेंट। ब्रेस्ट फीडिंग मदर ने भी बच्चे के साथ धूप में बैठना और विटामिन डी अपना खुद का इन चेक रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा चीज़ जो आप लोग मिस कर रहे हो, पहले 40 दिन चलो चलो बच्चे को धूप दिखाना है, चलो चलो बच्चे को धूप दिखाना है, उसके बाद भूल जाते हो। मुझे लगता है ये लाइफ टाइम प्रैक्टिस, धूप में जाके बैठना। बाय द वे ऑल ऑफ यू, मेरी बड़ी डॉटर टीनेजर है, छोटी वाली 11 साल की है, मैं उन लोगों को भी वीकेंड को धूप में बिठाती हूँ, जाओ आधे घंटे के लिए। Do you know the right time to go to the sun to get maximum vitamin D? गुड, चलो हाँ, अभी तुम्हारे काम के टॉपिक आ रहे हैं सब कॉमन। सो डॉक्टर चित्राली, इनफैक्ट बोथ द वेज, विटामिन डी कितना इंपॉर्टेंट है आपने बता दिया। अब हमें ये भी बताइए कि कौन से तरीके से मिलेगा और कौन सा सही तरीका है मैक्सिमाइज करने के लिए। ओके, सो आपने सुना होगा दादा दादी बोलते हैं सुबह सुबह वॉकिंग करना चाहिए, सुबह की धूप इम्पॉर्टेंट है, वो तो फ्रेश होने के लिए इम्पॉर्टेंट है। बट विटामिन डी इज मैक्सिमली अब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी फ्रॉम 11 AM to 3 PM। जब हम सब काम करते रहते हैं, सब स्कूल में जाते हैं बच्चे, बट बच्चों का पीटी पीरियड होता है। यस, right? Yes, so that is always in the afternoon, so that is one of the good places to catch your sun. तो बच्चों में when you जब स्कूल नहीं जाते, टॉडलर्स होते हैं, तो उनको आपको एक्सपोज करना होगा सनलाइट। आप उसको 11 o'clock भेज देते हो खेलने के लिए, पूरा कपड़ा पहन के, ऐसे सॉक्स पहन के, शूज पहन के there is no skin exposure, then there is no vitamin D absorption. Right, 100%. So ये बहुत तो बच्चों को बनियान और shorts, that's the best way to get the sun exposed to the child. Maximum vitamin D 11 to 3 के बीच में। Yes. Okay, by the way, all of you जिनको पॉसिबल है ये टाइम यूटिलाइज करना करो, बट डॉक्टर चित्राली ने इनडायरेक्टली और एक चीज़ बोला, एकदम अर्ली मॉर्निंग जो होता है ना, 6, 7, 7:30, जिधर धूप दिख रहा है, लग भी नहीं रहा है, that's of no use. In fact, there is a beautiful WHO research paper. ये रिसर्च उस जगह पे हुआ जहाँ पे स्नो एंड ऑल बहुत ज़्यादा होता है, तो वो लोग एशियन कंट्रीज़ के लिए बोल रहे थे कि धूप फील होती है वो टाइम पे तो जाओ। एटलीस्ट 8, 8:15 के आसपास हम लोग को थोड़ा वार्मथ फील होता है, तो तभी जाओ। सो 8 से 9 के बीच का धूप, या शाम को जो 4, 4:30 के आसपास, वेरी एक्चुअली फील गुड जब भी आप धूप में रुकते हो, दैट्स वंडरफुल। बिकॉज कुछ लोग, डॉक्टर माइट बी पॉल्यूशन, ओजोन में जो भी रप्चर है, कि बोलते हैं कि दोपहर के 12 का हीट आपको सनबर्न दे सकता है, टैनिंग बहुत हाई होता है, और अगर आप पूरा फुल फ्लैट सनस्क्रीन लगा के अगर बाहर जाते हो तो वैसे भी विटामिन डी के लिए ज़्यादा काम नहीं करेगा।
सो ऑल ऑफ यू ऑनेस्टली अगर आपको पॉसिबल है 11 to 3 के बीच में धूप लेना, प्लीज़ टेक इट। नहीं पॉसिबल है एकदम सुबह मत जाओ, एटलीस्ट धूप को फील करो एंड दैट कैन हेल्प यू बिग टाइम। डॉक्टर जो आप सप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हो वो बच्चों के लिए पहला 1 साल तक आपने बोला पीडियाट्रिशियन दे रहे हैं, हाँ। उसके बाद क्या? द सैड पार्ट इज हम सारे इंडियंस मोस्टली वेजिटेरियंस हैं एंड विटामिन डी का काफ़ी हद तक और विटामिन डी जो मिलता है दैट इज मोस्टली फ्रॉम नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज, दैट इज फिश, कॉड लिवर ऑयल, अंडे में सबसे कम होता है विटामिन डी, आई एम सॉरी, बट होता है कंपैरेटिवली एटलीस्ट वेजिटेरियंस के कंपैरिजन में। तो यू कैन गिव कॉड लिवर ऑयल के टैबलेट्स या वो जो कैप्सूल्स आते हैं, दैट ऑल्सो यू कैन गिव इफ यू वांट, दैट इज अ काइंड ऑफ सप्लीमेंटेशन बट अ नेचुरल सप्लीमेंट बिकॉज दैट इज एट द एंड ऑफ द डे कॉड लिवर ऑयल जिसमें मैक्सिमम विटामिन डी रहता है। That can help you all big time. Okay, by the way, all of you, डॉक्टर मैंने मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चे नेशनल प्लेयर्स हैं तो वैसे भी उनको बोन के ऊपर लोड थोड़ा ज़्यादा है, सो उनका ईयरली विटामिन डी कैल्शियम चेक इज कंपलसरी स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो उनको ना उनके रिपोर्ट्स पीडियाट्रिशियन देखता है और उनको एक स्पेसिफिक डोज दिया जाता है जो वो 2-3 महीने लेता है, फिर 2-3 महीने का गैप, वापस 2-3 महीने लेता है, वापस 2-3 महीने का गैप, और ये उनको पिछले 14 साल से चालू है। सो अगर आप में से कोई वैसा कुछ अगर कर सकते हो, सॉरी टू से दिस बट सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, पूरी फैमिली के लिए इट्स नीडेड, बिकॉज डॉक्टर ने अभी जो बोला वही खाना हम लोग भी खा रहे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं, इन-लॉज भी खा रहे हैं, तो सबकी लगी हुई है विटामिन डी को लेके, सो दैट कैन हेल्प यू ऑल बिग टाइम। डॉक्टर आपने एक बो लेग के बारे में बताया कि अगर बो लेग है तो एक सप्लीमेंटेशन, दूसरा माइट बी फिजियो चेक दैट कैन हेल्प हो सकता है। फिजियोथेरेपी से बो लेग करेक्ट नहीं होते, दैट इज किससे करेक्ट होगा? सप्लीमेंटेशन ऑफ विटामिन डी, जब आपका प्रॉपर लेवल तक आ जाएगा विटामिन डी तभी धीरे धीरे आपका डिफॉर्मिटी करेक्ट होगा, उस पर हम चेक रखते हैं। ओके, सो अगेन इंटरेस्टिंग फैक्ट, बच्चे जब पैदा होते हैं तब वो बो लेग से ही पैदा होते हैं। हाँ, बच्चा सोता है तभी भी ऐसे ही पाँव रखता है, पाँव रहते हैं, राइट। तो दैट इज अ फिजियोलॉजिकल, व्हाट इज फिजियोलॉजिकल? नॉर्मल। There is something called physiological and pathological. Physiological is normal, pathological is abnormal. तो this is the normal structure of the bone. जब बच्चा पैदा होता है तब bow legs रहते हैं till the age of 3 years, 2.5 to 3 years. So तब तक अगर मुझे थोड़ा सा कर्व दिख रहा है तो ये नॉर्मल है? Yes, normal है, but of course you should get it evaluated. नॉर्मल पीडियाट्रिशियन जब भी चेक करते हैं तभी उनको बताना है कि मुझे थोड़ा अलग लग रहा है। Yes. फिर आफ्टर 3.5-4 years the legs become knock knees बोलते हैं उसको। Have you heard of knock knees? No, knock knees कैसे? Knock knees is basically bow legs ऐसे होते हैं। Knock knees is where the knees are joined and the legs are apart. हाँ, ऐसा और ऐसा पाँव, हाँ देखा है मैंने, हाँ देखा है मैंने। तो again that for a certain age till 6 years it is completely normal. That is the normal how the child grows and धीरे धीरे knock knees straight होते हैं जो हमारा normal, हाँ, हमारी तरह दिखते हैं। ओके, बट डॉक्टर इस चक्कर में बच्चा कभी कभी उल्टा क्रॉल करता है, उल्टा वॉकिंग करता है, टो वॉक करता है, तो ये सब चीज़ों का क्या रोल है? उसमें भी बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स रहते हैं। इनिशियली बच्चा जब खड़ा होता है अराउंड 9 to 10 months टोस पे खड़ा रहता है, फिर धीरे धीरे उनको बैलेंस आता है। ओके, वन फन फैक्ट इज अगर आप बच्चों को वॉकर्स दे रहे हो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। वॉकर्स मतलब वो होल वाले वॉकर? होल जिसमें आप बच्चे को अंदर डाल देते हैं, गाड़ी करके चलता है। यस। ओके, शी इज नॉट टॉकिंग अबाउट पुश वॉकर्स। पुश वॉकर नहीं। फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑल द पेरेंट्स, पुश वॉकर मतलब जो हम लोगों के बचपन में यूज हुआ था, ऐसे लकड़े का डंडा, उसको व्हील, खड़ा हुआ है बच्चा और धक्का मार मार के चल रहा है। दैट्स इन फैक्ट वेरी पॉजिटिव। यस, बट वो व्हील वाले नहीं, ऑटोमेटिक लेके जाने वाले नहीं, बच्चा लेके जाता है, दैट्स गुड। तो टो वॉकिंग एक कई हद तक ठीक हो जाता है till once the baby starts having their balance, gets a good mobility to walk, तो धीरे धीरे पैर नीचे रख के चलता है। बट अगर आपको लग रहा है कि आफ्टर 1.5-2 years भी टो वॉकिंग है तो फिर इट इज़ बेस्ट टू शो अस बिकॉज देर आर अदर रीजन्स ऑफ टो वॉकिंग, तो उसको भी इवेलुएट करना पड़ता है। मतलब 3-4 साल के आसपास भी टो वॉकिंग चल रहा है? हाँ, वेरी बट डॉक्टर रिवर्स वॉकिंग, क्या मेरे बच्चे को डायरेक्शन में प्रॉब्लम है या हड्डी में ही प्रॉब्लम है? पाव ऐसा है बट बच्चा उल्टा चल रहा है?
रिवर्स वॉकिंग मतलब ऐसे ना, उल्टा. हाँ मतलब नॉर्मली, बट बच्चा उल्टा 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 ज्यादा चल रहा है. तो you'll be shocked to know it is a normal milestone. 16 to 18 months में reverse walking is a milestone which the children achieve. ओके डॉक्टर, एक नॉर्मल माइलस्टोन्स की बात करते हो कि बच्चा बैठे क्रॉल कब से करेगा अंदर, और पहले Neck holding around 3 months. Okay. See, this is a range. अब मैं भी वही Don't बोलने get वाली थी. shocked. अराउंड मतलब डॉक्टर बोल रहा है कि 1 महीना आगे पीछे भी नॉर्मल है. Yes. वंडरफुल. उतना वेरिएशन एक्सेप्टेबल होता है. और क्रॉल उसके बाद वो टर्निंग. यस, टर्न करेगा. फिर जैसे जैसे उसने टर्न किया, नेक होल्ड किया, देन ही विल गो इन द पोजीशन टू क्रॉल, गो इनटू द पोजीशन. सो अराउंड 5-6 मंथ्स तक थोड़ा आ जाता है व्हेन ही स्टार्ट्स लिफ्टिंग द नेक अप एंड एटलीस्ट चेस्ट उठाने लग yes, जाता है. yes. क्रॉलिंग तो बहुत डेंजर टाइप के लोग करते हैं. कभी एक पाँव सीधा रख के, कभी दोनों पाँव सीधे रख के, कभी रिवर्स क्रॉल. हाँ. एवरीथिंग इज नॉर्मल. एवरीथिंग इज फाइन. और कुछ बच्चे क्रॉल करना अवॉइड करके पेट पे फिसल के आगे जा रहे हैं. Yes. That's also possible. That is also fine, but you have to show your pediatrician. कभी-कभी abdominal muscles weak हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है. Very rare, but दिखा के usually लेना. वो start में वैसे ही करते हैं. हाँ, बिकॉज उनको खुद का आई थिंक अभी तक जजमेंट नहीं है. Yes, right. वेरी इंपॉर्टेंट. फिर क्रॉलिंग. फिर sitting. अच्छा, क्रॉलिंग और Crawling के बाद कंबाइन हो धीरे-धीरे sitting with support. जैसे हम अभी बैठे हैं with support. पहले वो सपोर्ट से आप उसको बिठाओगे तो वो थोड़ी ऐसे देर के बैठेगा, बाद गिर जाएगा. फिर वो ऐसे गिर जाएगा, फिर वापस पेट पे आ जाएगा. Right. तो सिटिंग विद सपोर्ट पहले आता है और उसके बाद विदाउट सपोर्ट आता है. विदाउट सपोर्ट अराउंड 8-9 मंथ्स. वेरी इंपॉर्टेंट. 8-9 मंथ्स बच्चा पूरा बैठ जाएगा कि नहीं, कुछ देर के लिए बैठेगा फिर शायद वापस गिर जाएगा. फिर फर्नीचर को पकड़ के खड़ा होना स्टार्ट होगा. दैट इज आफ्टर 9 to 10 मंथ्स तक. लवली. Yes. कुछ बच्चे लेजी भी होते हैं, डोंट वरी. मेरे बच्चे ने हाँ. पकड़ के खड़ा रहना फर्स्ट बर्थडे को शुरू किया. तब तक मेरे डॉक्टर बोले थे ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है. आपने खड़ा किया तो खड़ा रह रहा है. बोला हाँ डॉक्टर, खुद होके नहीं कर रहा. ठीक है, लेट्स ऑब्जर्व फॉर 1 more मंथ. सो ट्रस्ट में कोई भी डॉक्टर ना ऐसे सडनली जाके आपके ऊपर एक्शन नहीं लेने लग जाता. यूजुअली दे विल से ओके बाकी सब नॉर्मल है ना, तो थोड़े और दिन देखता है. यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, खड़ा रहना शुरू कर दिया. अभी खड़ा रहना विद सपोर्ट अगेन. Right. फर्नीचर को पकड़ के या आपको एक किसी भी चीज को पकड़ के. हाँ, मम्मा के हाथ को पकड़ के देन उसको धीरे धीरे चलाएंगे. धीरे आफ्टर अराउंड 18 मंथ्स इंडिपेंडेंट वॉकिंग अचीव हो जाता है. वाओ. 18 1.5 साल के आसपास. Yes. अगेन वो कुछ स्टेप थोड़ा दारू पिए जैसा चलेगा. हाँ. फिर दुपुक करके गिर दबक जाए. करके गिर जाए. दैट्स आल्सो नॉर्मल. दैट इज आल्सो नॉर्मल. फिर अब भागना नॉर्मल. तो उसके बाद वॉकिंग. हाँ. फिर स्टेयरकेस क्लाइंबिंग. तो स्टेयरकेस बहुत में कैसे important है. 1 step at a time, then second step on the staircase. और कभी शायद से दुबक. हाँ, वो तो होता रहता है, वो तो गिरते रहते हैं बच्चे. बट 1 step on the stair, then second step on the stair, same stair. फिर 1 step, फिर second step. तो इसको भी धीरे धीरे फिर 1 step at a time हो जाता है वो. तो इनिशियली वो 2 माइलस्टोन. yes, and then by the age of 2.5 years they start running. इंडिपेंडेंट. फिर Yes. टेंशन नहीं कुछ भी. Like I told you, 18 months तक वो रिवर्स वॉकिंग कुछ कुछ बच्चों में होता है. उसके बाद भागने लगते हैं. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डॉक्टर, मुझे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कुछ पेरेंट्स बच्चों को प्रोटेक्शन में रखते हैं. गिर जाएगा, गिरना नहीं है, मतलब वो खड़े रहने के बाद भी गिरे नहीं. हाँ. उसके लिए भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन. नहीं हड्डियों को कुछ हो जाएगा, उसके नहीं बोन को कुछ हो जाएगा, नहीं परमानेंट डैमेज हो जाएगा. तो उसके लिए व्हाट शुड बी द पेरेंट्स अप्रोच? जी, प्रोटेक्टिव हर मॉम होती है, हर डैड होते हैं, Right. हर दादा दादी होते हैं. Right. प्रोटेक्शन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट यू शुड गिव द चाइल्ड फ्रीडम. बिकॉज हम जब बच्चे छोटे थे, हमारे दादा दादी छोटे थे, उनको तो इसने इतना पैम्परिंग कभी मिला नहीं. आई डोंट थिंक सो. इट इज गुड, आजकल के बच्चों को मिल रहा है. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. हमारे माँ बाप गो डू इट, टेक इट योरसेल्फ एंड कम बैक. तो दैट इज फाइन. फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, बट फ्रैक्चर्स तो आपके और मेरे में भी हो सकते हैं. तो गिरे तो फ्रैक्चर होना इज फाइन. बोन्स टूटते हैं. वी हेल्प देम टू बिकम ओके अगेन. द वन गुड थिंग अबाउट ब्रोकन बोन्स इन चिल्ड्रन इज दैट दे हील वेरी गुड. दे हील फास्टर देन अडल्ट्स. एंड इवन इफ थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा जुड़ा तो आगे जाके देर इज अ वेरी हाई चांस कि वो सीधा रहे. प्रॉपर हो जाएगा. बट उसका इवेल्युएशन करके इट all falls in place.
ओके, इन्होंने भी एक इनडायरेक्टली बात बोली जो आप लोग को पता होना चाहिए, फ्रैक्चर हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा खड़ा रहने की कोशिश करता गिर गया फ्रैक्चर हो गया, इट्स नॉट दैट वे। सो जो बेसिक फॉल है, चलते चलते गिर गया, बैठे बैठे डुपक हो गया, स्पाइन थोड़ा आगे पीछे झूला झूला कर रहा है, अभी तक बच्चा प्रॉपर 15 मिनट के लिए नहीं बैठ रहा है श्रेया, 2-3 मिनट ही बैठ रहा है और फिर स्पाइन गिरा रहा है, दिस एवरीथिंग इज नॉर्मल। ये धीरे धीरे बच्चा जज करेगा और धीरे धीरे आगे जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड इट। डॉक्टर, एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे आपको यहाँ पे पूछनी है, बेड पे से बच्चे ने गिरना, दिस इज़ वेरी कॉमन, फॉलिंग फ्रॉम बेड, मदर्स बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। कई बार आई हैव सीन वन ऑफ द मदर जो हेलमेट पूरा दिन रात हेलमेट है बच्चे के सिर, यू नो प्रोटेक्टिव हेलमेट, सुना है? आई हैव हर्ड ऑफ इट, आई वाज नॉट नोइंग कि लोग एक्चुअली यूज करते हैं। इंडिया में इट हैज बिकम वेरी वेरी कॉमन। देयर आर प्रोटेक्टिव हेलमेट्स एंड प्रोटेक्टिव बटरफ्लाइज। व्हाट इज अ बटरफ्लाई? ओके, प्रोटेक्टिव बटरफ्लाई मतलब ऐसे सैक जैसा होता है। हमारे बचपन में स्कूल के सैक थे, जैसे स्कूल का सैक है और पीछे बटरफ्लाई की शेप में गद्दी है। ओह, तो इवन इफ दे फॉल, सो बच्चा अगर गिर जाएगा तो कभी भी उनको बैक पेन नहीं लगती, तो उनको पता नहीं गिरने के बाद एग्जैक्टली होता क्या है, दिल जस्ट फॉल एंड कम अप। सो इट्स कॉल्ड प्रोटेक्टिव बटरफ्लाई कुशन एंड देयर आर हेलमेट। मतलब बच्चा किसी भी एंगल में कैसे भी गिर जाए। सी, मुझे एक पता है कि हेड के शेप करेक्टर हेलमेट होता है जो प्रॉपर फिजियो ऑर्थो की ट्रीटमेंट में आते हैं। दैट इज डिफरेंट, दैट इज अ, वो नॉर्मल पेरेंट का काम ही नहीं है, वो एक्सपर्ट्स का ही काम है। मैं जनरल लाइफ में बोल रही हूँ कि बच्चों को परमानेंटली हेलमेट में रखना, ताकि बच्चा खड़े खड़े गिर गया तो, बेड पे से कभी गिर गया तो, एनी बॉन्डेज लाइक दिस करना चाहिए कि नहीं करना। आप इमेजिन करो आपको 24 आवर हेलमेट में रख दिया, स्पेशली व्हेन आप ग्रोइंग हो, आपको खेलने जाना होता है, आपको इधर उधर हाथ में मस्ती करनी होती है, इट इज वेरी अनकंफर्टेबल। दे शुड बी फ्री, they should be free to do whatever they want, explore the whole world around. ब्यूटिफुल। वो थोड़ा सा गिरना कॉमन है। ओके, लेट मी टेल यू, माइट बी डॉक्टर यू विल बी एबल टू अपडेट इट लिटिल मोर। बच्चा बेड पे से गिर गया है, उसके बाद बच्चा कैसा है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक सीवियर वॉमिट है, बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, बच्चा कॉन्शियस नहीं लग रहा है, कहीं पे ब्लीड या वुंड है, इमीडिएट विजिट डॉक्टर। बट बच्चा गिरा, बच्चा 15 मिनट रोया, वो रोएगा ऑब्वियसली, शॉक में है बच्चा, बट आपने पास में लिया, कडल किया, फिर बच्चा बैक टू नॉर्मल खेल रहा है या नॉर्मल सो गया, थोड़ा सा माइट भी बम है इधर उधर, बट दैट्स नॉर्मल। आइस पैक थोड़ा सा कर दो, सेक दो, शुड बी ओके। नॉर्मल बच्चों के साथ वो सब होगा जो हमारे साथ हमारे बचपन में हुआ था, दैट्स नॉर्मल फॉर द चाइल्ड। कैन आई आस्क यू ऑड क्वेश्चन डॉक्टर? हाँ बोलो। वो ना, sorry to say, you might feel shock. Sorry for all of you also. But हमारे यहाँ पे ना बच्चे को बांधने का सिस्टम है, स्वेडल। बट प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे को अगर आपने नहीं बांधा ना, तो आपके बच्चे के हाथ पाँव लाइफ टाइम टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। इसीलिए बच्चे को बांध के रखना ही है। तो 24 घंटे भी बांध के रखते हैं, या एटलीस्ट 19 घंटे बांध के रखना कंपलसरी, नहीं तो हाथ पाँव परमानेंट के लिए टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। Shreya, you're giving me new information. एकदम अपने पास, and that's all I got it from comments. Literally वो बच्चा रो रहा है, काला नीला हो के रो रहा है, but parents are like, नहीं, उसको ऐसे बांध के टाइटली। Permanently. I'll give you a reason why. तो दादा दादी बोलते थे कि जैसे बच्चा माँ के पेट में होता है, वो ऐसे कडल्ड अप होता है, वार्म होता है, उसके पीछे की आइडियोलॉजी वो है कि उसको अगर टाइटली बांध के रखो तो उसको लगेगा कि वो मॉम के पेट में ही है अभी। So that is a mentality behind protection when the baby is small. But to, I mean, enlighten on this topic, please. This is called swaddling. आपने swaddling बोला. Right. So there is something called right methods to swaddling and there are wrong ways to swaddling. जो टाइटली पैर ऐसे सामने ऐसे करके टाइट करके बांधते हैं वो गलत। ओके, why? देख, हाथ को ऐसे रखते हैं, हाँ, पाँव को ऐसे चिपका देते हैं, अच्छा एकदम टाइट नॉट नहीं करना। क्या होता है, सपोजिंग these are my legs, this is my hip joint, suppose hip joint समझता, ये वाला। ओके, जस्ट फॉर अ मोमेंट। So ऐसे जब
करके आप टाइटली बांधते हो, ये राइट, इधर का हाथ hip पाव joint। एकदम सीधा रख। तो जब ये बच्चे को ऐसे टाइटली बांधते हैं, ये जो हिप जॉइंट होता है, Right। इसका चांस होता है डिसलोकेट होने का। तो हमारा हिप जॉइंट एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। फिट। यस, बॉल एंड उसके ऊपर सॉकेट, तो Perfect। वो ऐसे अंदर फिट होता है। बट इफ यू कीप योर लेग्स टुगेदर एंड व्हेन द बेबी इज वेरी स्मॉल, लाइक जब जन्म होता है, तो उसकी डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाती। दैट्स ट्रू। उसके वजह से कभी कभी वो बॉल बाहर निकल जाता है। उसको बोलते हैं DDH, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप। बट ये आपने देखा है डॉक्टर कॉमन? दिस इज वेरी कॉमन एंड मोस्ट कॉमनली मिस्ड, बिकॉज ये हमें पता ही नहीं चलता। कब तक पता नहीं चलता? जब तक बच्चा चलने नहीं लगता। ओके, तो ये बच्चा अलग चलेगा? लिम्प करके चलेगा। सो आपका बच्चा एक पैर पे ऐसे लिम्प कर रहा हो, उसके अराउंड 10 रीजंस है। दिस इज वन ऑफ द रीजन। और बट ये मोस्ट कॉमन दिस इज रीजन। द मोस्ट कॉमन रीजन। उसको पेन नहीं होगा कभी। दिस इज अ पेनलेस लिम्प। अगर अराउंड 1.5 ईयर्स का बच्चा चल रहा है, पर ऐसे लिम्प करके चल रहा है, एक तरफ थोड़ा झुक के, हाँ। झुक के, पैर को आपका लग रहा है एक पैर छोटा एक पैर बड़ा है, तो दिस इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर दैट, विच मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स हैव मिस्ड। एंड फिर हमारे पास लेट आते हैं ये बच्चे। बट ये करेक्ट हो सकता है? यस, सो ये अगेन सोनोग्राफी में डिटेक्ट होता है कभी कभी। अगर बचपन से ही है बाहर तो डिटेक्ट हो सकता है, या फिर और बच्चा जब जन्म होता है एग्जामिनेशन करते हैं, जो पीडियाट्रिशियन एग्जामिनेशन करते तभी भी हैं, पता चलता। तभी भी पता सो बाय बर्थ मतलब बर्थिंग प्रोसेस या तभी हुआ है तो, या और स्वेडल की वजह से हुआ है तो? स्वॉडलिंग इज अनदर रीजन कि उसकी वजह से हो भी सकता है। ओह, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर डॉक्टर स्वेडल करना है कि नहीं करना, और कितनी देर के लिए करना है? चलो मैंने राइट वे में भी कर लिया, हाँ। कितनी देर करूँ? आपको जितना टाइम करना है स्वॉडल कर सकते हो, बट राइट वे में करो। ओके, बट ऐसा कुछ नहीं, बट मुझे स्वेडल नहीं करना है तो डॉक्टर। मत करो उसको, बस ऐसे बांध के ढीले ढीले से बांध के यू कैन कैरी द बेबी जस्ट कीप इट कोजी बेबी, जो आपको। हाँ, अच्छा, मतलब मुझे स्वेडल करने का कोई भी कंपल्शन नहीं है आपके बोन हेल्थ के हिसाब से? नहीं, यू जस्ट हैव टू स्वॉडल इन द राइट वे। अगर करना है तो क्या राइट वे इज, यू कैन पुट द फोटो। सो हम लोग आपके लिए एक फोटो यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, सो लेट डॉक्टर एक्सप्लेन दैट फोटो फॉर यू। यस, सो बेसिकली पैर, दोनों पैर के बीच में से द क्लॉथ और वट एवर रैपिंग मटीरियल शुड गो। बेसिकली लेग शुड बी अपार्ट। जो हमने टाइट बांध के रखा है उसको टाइट नहीं रखना है, पैर द लेग शुड बी अपार्ट। ओह, सो ये मेजर चीज है। देख रहे हो, इस हिसाब से आपको बच्चे को राइट वे में स्वेडल करना है, एंड और जिसमें पैर वो किक कर सके, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। इतना टाइट बांधने की कोई जरूरत ही अरे नहीं है। डॉक्टर आप क्या बोल रहे हो यार? स्वेडल इसीलिए किया जाता है ताकि वो बच्चा 5-6 घंटे बिना हिले सोए, और आप उल्टा बोल रहे हो कि स्वेडल करने दो ताकि बच्चा हाथ पांव हिलाए। सो यू डोंट वांट स्वेडल टू बी अ बॉन्डेज टू चाइल्ड? यस, ये फ्रीडम है, बस एक टाइप का लेयर दे दिया आपने टू फील कोजी। यस। इतना इंपॉर्टेंस है स्वेडल का? ओके, सॉरी ऑल ऑफ यू, फीलिंग वेरी बैड फॉर ऑल ऑफ अस। बच्चे को टाइटली। सो डॉक्टर आपका बेसिकली ये कहना है, आई एम जस्ट समिंग अप, राइट वे में स्वेडल करो, बच्चा कंफर्टेबल है ज़्यादा देर के लिए करो, बच्चा कंफर्टेबल नहीं है मत करो। राइट, इट्स एब्सोल्युटली ओके। इससे हाथ पाँव टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे। वेट ऑल ऑफ यू, से इट अगेन, हाथ पाँव टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने नहीं बोला, एक्सपर्ट ने बोला, डॉक्टर ने बोला, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस आंसर। डॉक्टर एक और चीज, झोली या पालना जो यूज होता है बच्चों के लिए, उसका क्या इफेक्ट है? और वो झोली यूज करना चाहिए? कई बार ऐसे साड़ी लटका के उसमें बच्चे को सुला दिया जाता है, और मतलब भगवान क्या स्पीड पे झूला दे के सुलाते हैं बच्चे को। सो आई वांट टू आस्क स्पेशली फ्रॉम बोन पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्वियसली देयर इज अ मोशन पॉइंट ऑफ व्यू थिंग जो मैं खुद भी उसमें एक्सप्लेन करूंगी, बट मुझे आपसे जानना है, क्या कोई बोन डिफॉर्मिटी वो झोली की वजह से होने का पॉसिबिलिटी? नो, आंसर इज नो। सो झोली यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। सुपर्ब है, राइट तरीके का झोली। अगेन and that is your domain, you tell us what is a right झोली। ब्यूटिफुल। सो इन्होंने कहा झोली या पालना यूज करना नॉर्मल है बोन हेल्थ के लिए। अभी क्या अब नॉर्मल है वो बता देती हूँ। ऐसा कोई टाइप ऑफ झोली जिसमें बच्चा पूरा क्रम्बल्ड है पूरी रात, छोटा सा साड़ी में,
दिस इज समथिंग शुड बी अवॉइडेड. ऐसा झोली जिसमें बच्चा नॉर्मली कर्व्ड पोजीशन में अच्छे से है, ऐसा कर्व नहीं है, ऐसा कर्व नहीं है, दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड इट्स गुड. कंप्लीटली फ्लैट पालने में अगर तुम लोग बच्चे को रख रहे हो तो पीछे का पार्ट फ्लैट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वो आप लोग लिमिट में करो और कुछ हफ्तों के बाद एक बार सेटल हो जाता है तो कम कर दो. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, झोली या पालना इज एन एड. हमेशा बच्चा उसी में सो रहा है, धपाधप सुला रहे हो, दैट शुड बी अवॉइडेड एंड यूज राइट मेथड्स, दैट्स ऑलवेज बेटर. डॉक्टर इनफैक्ट और एक चीज़ ही आपको अच्छा लगेगा सुनने के लिए, हम में से कोई भी इंसान ऐसा हिल के नहीं सोता है. That is true. बराबर. राइट ना, हम लोग वी कांट, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल सकती मैं ऐसा 10 बार करती हूँ फिर नींद आ जाती है. इनफैक्ट हम लोग ऐसे सोते हैं. हाँ, राइट राइट. इट्स सो ब्यूटिफुल दैट जब भी हम लोग बच्चे को ऐसा लेते हैं, ऑल ऑफ यू, दिस मोमेंट ऑफ रॉकिंग इट्स वेरी कामिंग. Calming. That's बट true. ये जो हो रहा है और कुछ लोग इनफैक्ट इट्स लाइक डिसओरिएंटेशन फॉर द चाइल्ड. Yeah. तो बोन पे इफेक्ट है क्या? द आंसर इज नो. बट विल इट मेक माई चाइल्ड अ गुड क्वालिटी स्लीपर? द अगेन आंसर इज नो. इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीज़ों के बारे में भी एंड इट विल हेल्प यू बिग टाइम. एक लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर जो बहुत कॉमनली पेरेंट्स पूछता है कि मेरा बच्चा ना ऐसे डब्ल्यू पोजीशन में बैठता है, पाव से पीछे करके बैठता है, तो क्या ये बोन डिफॉर्मिटी है? बोन डिफॉर्मिटी नहीं है, बट डब्ल्यू सिटिंग के वजह से कुछ चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से हड्डी की शेप बदल सकती है इफ़ द चाइल्ड कंटिन्यूज टू सिट इन डब्ल्यू पोजीशन. सो डब्ल्यू सिटिंग कब तक नॉर्मल है? नॉर्मल नहीं है. बच्चे क्यों प्रेफर करते हैं डब्ल्यू सिटिंग? क्योंकि जब बच्चे की ग्रोथ होती रहती है तब उनकी कोर मसल्स जो होते हैं, अब्डोमिनल मसल्स, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते. तो व्हेन द बच्चा सिट्स इन द डब्ल्यू सिटिंग पोजीशन, तभी इट गेन्स मैक्सिमम सपोर्ट ऑफ पेल्विक बोन. यस, इसी वजह से वो बच्चा बैठता है वैसे. बट इफ यू करेक्ट द बच्चा, टेल हिम टू सिट साइडवेज, जैसे आप ऐसे अभी बैठे. हाँ, ऐसे बैठना. यस, दिस इज वन. पालथी मार के बैठना. हाँ, नॉर्मली खाना खाने के लिए बैठता है. दिस इज द बेस्ट पोजीशन. यू कैन टेल द चाइल्ड टू सिट, या फिर आगे पैर स्ट्रेट करके बैठ सकते हैं. हाँ, नॉर्मल बैठता है वैसे. नॉर्मल बैठ सकते हैं. बट बच्चा नहीं बैठता, तो उसको ऐसे पीछे सपोर्ट दीजिए. अच्छा, धीरे धीरे ट्रिकी वे में, प्लेफुल वे में चेंज. ब्लॉक्स दीजिए उनको कि बाबा पैर के बीच में ब्लॉक रख दिया तो फिर वो ऐसे बैठ जाएगा. वाओ. तो दिस विल जस्ट हेल्प इन अदर थिंग्स विच कैन हैपन बिकॉज ऑफ डब्ल्यू सिटिंग. लाइक आई सेड, जो फीमर का शेप, फीमर इज द थाई बोन. राइट. तो उसका शेप कभी कभी चेंज हो जाता है. उसके वजह से इफ यू विल ऑल्सो ऑब्जर्व मेनी चिल्ड्रन हैव इनटोगेट, पैर अंदर डाल के पैर हाँ, चलते हैं. ऐसे चलते हैं. ऐसे ऐसे चलते हैं. हाँ. यस, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट. ओके, तो बच्चे अगर ऐसे चलते हैं तो इट्स नॉट नॉर्मल. एक बार दिखा के लेना. यस, दिखा के लेना है. उसमें भी बहुत रीजंस हैं, बट दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई बच्चा डेफिशिएंसी हो सकता है, पोजीशन हो सकता है, कोई भी चीज. डिफरेंट थिंग्स आर देयर. सो बेसिकली हमको कौन सी चीजें निग्लेक्ट नहीं करनी है. बच्चा डब्ल्यू सिटिंग में शुरू करता है, दैट्स नॉर्मल बिकॉज ये वीक है. बट हमको उनको धीरे धीरे ट्रेन करना है नॉर्मल सिटिंग के लिए. बट 8, 9, 10 महीने का हो गया तभी भी डब्ल्यू सिटिंग में ही बैठ रहा है, नहीं, नॉट अलाउड है. ओके. बच्चा इन्वर्टेड टो करके चल रहा है, दिखाना है. टो पे चल रहा है आफ्टर, नहीं, नया ही टो पे चल रहा है, फाइन, नॉर्मल है. देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और एक बार पेडियाट्रिशियन पे बता दीजिए. यस, सेफ साइड. सुपर्ब है. सो बेसिकली स्वेडल करना है, कैसे करना है उसके ऊपर फोकस चाहिए. स्वेडल करने पे कोई फोकस नहीं है. सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम लोगों ने आज सीखे. थैंक यू सो मच डॉक्टर चित्राली. थैंक यू श्रेया, आई लव्ड हैविंग यू. लव यू सो मच. ओके, बाय द वे ऑल ऑफ यू, मेरे लिए कोई भी एक्सपर्ट्स जो भी आके यहाँ पे हम लोगों से बात करता है, ट्रस्ट मी, उनके कई सालों का पढ़ाई, कई रातों की नींद, यस, और उनके अभी का पूरा एक्सपीरियंस एट वन ऑफ द हॉस्पिटल वेयर शी इज़ वर्किंग, सो टॉप लीडिंग हॉस्पिटल इन पुणे सिटी, शी इज़ वर्किंग एज अ सर्जन. तो जो दिन भर इंसान देखता है, इस बच्चे को दर्द हो रहा है, उनको ये हो रहा है, उनको आपको पता है डॉक्टर के दिल में क्या था? काश थोड़ा पहले आ जाता, काश थोड़ा पहले मैं इस बच्चे को देख लेती. एंड काश मैं कुछ कर सकती कि ये इधर तक नहीं आया, इतना पेन ना हो उसको. yes, एंड
आई थिंक दैट्स व्हाट मेक देम डॉक्टर. सो ये पूरा वीडियो प्लीज डर के तौर पे मत देखना, बच्चे को हर रोज चेक करने में लगना टेढ़ा है क्या, मेढ़ा है. नो, डोंट डू इट लाइक दैट. ये कोई इश्यूज ऐसे नहीं है जो हर 10वें बच्चे में दिखेंगे, बट ये है जो हमको अवेयरनेस चाहिए कि क्या नॉर्मल है क्या नॉर्मल नहीं है. इतना पता हो तो बहुत है. आई थिंक मेडिकल साइंस बहुत आगे जा चुका है. We have, And definitely. हाँ, मतलब हमारे पेरेंट्स के कंपैरिजन में हम लोग को बहुत ज़्यादा अवेलेबल है. सो इट विल हेल्प. सो डॉक्टर चित्राली, मैंने एक चीज़ फील किया है ना, वेरी ऑनेस्टली वांट टू टेल यू दैट आपने ये सोच के हर चीज़ शेयर किया कि किसी ना किसी पेरेंट्स को इससे थोड़ा और कॉन्फिडेंस मिल जाए. Yes. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो. I really hope कि all parents को ये एटलीस्ट पता चले कि मेरे अगर कुछ कुछ प्रॉब्लम है बच्चों में, तो प्लीज़ एक बार डॉक्टर को दिखा दीजिए. कोई भी डॉक्टर हो आसपास, बस एक बार दिखा दीजिए, इवन इफ द बच्चा इज नॉर्मल. बट ये बच्चों का डॉक्टर होना चाहिए. दिस इज इम्पॉर्टेंट. बहुत सारे लोग बड़ों का जो जनरल फिजिशियन होता है बस उन्हीं को दिखा देता है. कुछ चीज़ें ये बच्चों वालों को थोड़ी अलग से पता होती है. Yes. I'm not pointing at you. Okay. I didn't point at you. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सी, बच्चों का पढ़ाई ना थोड़ा अलग होता है. उनकी हड्डियाँ अलग होती है, उनका दिमाग अलग से काम करता है, उनके माइलस्टोन अलग होते हैं, उनका ट्रीटमेंट अलग होता है, उनके डॉक्टर अलग होता है. सो इन चीज़ों को रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. एक पेशेंस लगता है इतना सब कुछ सुनने के लिए. सो दिस मीन्स अ लॉट टू अस. हैव अ ग्रेट टाइम. बाय बाय.